हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक करियर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए पॉलिटी की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के राष्ट्रपति, और इसमें हम भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है सबको हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला देखते हैं हम, जो भारत के प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति है, उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का प्रमुख बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हमारे क्या है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है वो हमारे यूनियन में आता है। ठीक है, यूनियन आपको पता ही है, भाग 5 से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हमारा यूनियन चलता है, जो कि हमारा स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 52 हमारा क्या है, आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल 52 कहता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है, यानी कि हमारी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 53। क्या कहता है, पहले आप इसके थ्रू समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बोल रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड and the president and shall be exercised by him either directly या तो directly और through officers subordinate to him। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। आपको पता होगा कि हमारी जो पॉलिटी है वो हमारी 3 ऑर्गन पे काम करती है। फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, यानी जिसका मेन काम क्या है, टू मेक लॉज, कानून बनाना। सेकंड हमारा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है हमारा टू इम्प्लीमेंट लॉ, कानून को लागू करना। जो कौन करता है, वही एग्जीक्यूटिव पावर हमारी किसके पास है, सेंटर में प्रेसिडेंट के पास है और स्टेट में गवर्नर के पास है। एंड थर्ड हमारा होता है जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, और ये क्या करता है, हमारे जितने भी लॉ है उसको स्पष्ट करने का काम करता है, उसको क्लैरिफाई करने का काम करता है हमारा जुडिशरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। यानी कि लेजिस्लेटिव क्या करेगा, कानून बनाएगा। कानून कैसे बनते हैं, बिल पास करने का काम करेगा। वो बिल जब तक बिल ही रहेगा जब तक वो प्रेसिडेंट उस पर क्या ना कर दे, साइन ना कर दे। जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा वो कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आर्टिकल 53 कहता है। और ये प्रेसिडेंट डायरेक्टली भी कर सकता है या फिर उनके जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 53 आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 है हमारा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये आर्टिकल 54 बताता है। क्या बताता है, देखते हैं। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो कौन कौन करता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा के हमारे क्या है, केवल इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, कुछ मेंबर्स हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है, और लोकसभा में अभी 2 मेंबर जिनको एग्लो इंडियन कहते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है। तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे संसद के। लिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की विधान सभाओं के भी हमारे जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वो ही पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्लस दिल्ली,
पुडुचेरी के भी हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके भी हमारे इलेक्टेड मेंबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। उनके भी हमारे इलेक्टेड मेंबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, हमारा लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसके इलेक्टेड मेंबर, और हमारे दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। आर्टिकल 55 कहता है कि इलेक्शन जो है मैनर क्या होगा, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, ये आर्टिकल 55 बताता है। क्या बता रहा है, बता रहा है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। पहले तो बता दिया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जिसे हिंदी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होगा, और जो वोटिंग रहेगा वो हमारा कैसा रहता है, सीक्रेट, यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैनर याद रखना है। मैनर क्या है, हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू होता है, या फिर हमारा अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि हमारे मान लो ABC तीन प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, तो जो लोग हैं वो वोट करने आएंगे। जैसे R वोटिंग करने आया और उसने A को 1 नंबर दिया, इसको 2 और इसको 3, फिर M ने इसको 2 दिया, इसको 1, इसको 3, फिर P ने इसको 1 दिया, इसको 2, ऐसे 3, फिर C ने इसको 1 दिया, इसको 3 दिया, इसको 2 दिया, फिर ऐसे ही D ने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। हमने देखा C को बहुत कम मिले हैं, तो C क्या हो जाएगा, हार जाएगा, और C के जो वोटिंग है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल उसमें किस में बढ़ जाएंगे, और A और B में बढ़ जाएंगे। दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग है कि हमारी एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति को क्या करता है, वोट करता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 55। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 है हमारा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो कितना होता है, तो सबको पता है कितने साल का है, 5 इयर्स का है। ठीक है, अपना पद त्यागने से पहले राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों तक जो ऑफिस संभालेंगे, और ऐसा भी है कि राष्ट्रपति क्या हो सकते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं, वो आर्टिकल अगला है हमारा। और दूसरे राष्ट्रपति की पोस्ट पर आने से पहले राष्ट्रपति जो है अपना पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, ये भी इसमें मेंशन है। सिंपल आपसे पूछ लेता है राष्ट्रपति कितने सालों तक रहता है, तो राष्ट्रपति 5 सालों तक अपनी पोस्ट पर रहता है। नेक्स्ट है हमारा 57 है, राष्ट्रपति क्या हो सकता है, री इलेक्ट हो सकता है, कितनी बार, अनेक बार। हाँ, इंडिया में जो राष्ट्रपति है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक क्या हो सकता है, री इलेक्ट हो सकता है। देखो लिखा है, अ पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कार्यरत है या रह चुका है वह पुनः राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होगा। ठीक है, अनेक बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, देयर इज अ नो लिमिट टू री इलेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 57। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या है, तो आर्टिकल 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए, देयर शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, और वो कहाँ पर सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि उसने कोई लाभ का पद ना धारण किया हो। जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो राष्ट्रपति की पोस्ट पर वो कोई भी अदर मतलब राष्ट्रपति रहते हुए कोई और
काम नहीं कर सकता जिससे उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा हो, जिससे वो पैसे कमा रहा हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर आर्टिकल 59 हमारी क्या है, तो 59 में हमारी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या क्या है देखते हैं। कंडीशन है हमारी, condition of president's office, the president shall not hold any office of profit and is entitled to official resident emoluments, allowances and privilege and determined by the parliament। यानी कि वो कोई भी राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई अन्य लाभ का पद हासिल नहीं कर सकता, और संसद के द्वारा जो भी उसको रेजिडेंस दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वो उसको क्या करेगा, प्राप्त होंगे। और ऐसा नहीं है जो वेतन उसको डिसाइड हुआ है उसकी पोस्ट होने के बाद या उसके अपॉइंटमेंट होने के बाद वेतन कम कर दिया जाए या अलाउंसेस कम कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अलाउंसेस, रेजिडेंस, इमोल्यूमेंट, जो भी उसको सुविधाएं मिल रही हैं, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट उसको उनके कार्यकाल के दौरान चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। और क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो हमारा राष्ट्रपति की पोस्ट पर जो वो लड़ रहा है, यानी कि राष्ट्रपति की पोस्ट पर जो वो बैठा है, तो राष्ट्रपति की पोस्ट पर रहते हुए, जैसे मान लो वो वाइस प्रेसिडेंट है या वो गवर्नर है या वो स्पीकर है या फिर वो राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है, तो वो किसी भी पोस्ट पर रहते हुए इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उसे अपना प्रीवियस पोस्ट जो है वो खाली करना पड़ेगा। ये भी इसमें आर्टिकल 59 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 60 इंपॉर्टेंट है, मेरे ही मेंस के एग्जाम में पूछा था, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो कौन दिलाएगा, तो ओथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, रिजाइन किसको देते हैं राष्ट्रपति, तो रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही रिजाइन दिया जाएगा। तो ये है हमारा आर्टिकल 60। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 61 जो कि है हमारा इम्पीचमेंट से। और इम्पीचमेंट हमने कौन सी कंट्री से कैरी किया है, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। मैंने आपको सोर्सेज में लर्न कराया था। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल एक ही कंडीशन पर चलाया जा सकता है, जब राष्ट्रपति क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर दे, तभी जो इम्पीचमेंट है उसका प्रोसेस चलाया जाएगा। और जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाने के लिए संसद में ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर यानी महाभियोग कहाँ लेकर आया जाता है, तो महाभियोग संसद में ही लेकर आया जाता है। और 2/3 मेजॉरिटी के साथ जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तभी प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट से हटते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने से पहले कितने दिन पहले सूचना दे दी जाती है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर नहीं चला है। ठीक है, तो ये हमारे मेन आर्टिकल थे जो किसके थे, राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति की कुछ पावर्स देखते हैं और पावर्स के साथ ही हम क्या देखेंगे, उसके आर्टिकल्स भी देखेंगे। सबसे पहले है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर आपको पता ही है, आर्टिकल 53 में मेंशन है। कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है और उनके द्वारा या उनके अधीन अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, यानी कानून लागू करने की जो पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति जो है वो किसका अपॉइंटमेंट कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का। पीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 75 में मेंशन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल
155 में मेंशन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, आर्टिकल 124 में मेंशन है। और जो CAG है जो आर्टिकल 148 में मेंशन है CAG, उसका अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये मैंने मेजर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट पे जो है अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन से आर्टिकल में है, तो लेजिस्लेटिव पावर है हमारी समनिंग, प्रोयोगिंग यानी कि डिसॉल्विंग पार्लियामेंट, संसद के सत्र को बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना। ये हमारी क्या है, राष्ट्रपति की पावर है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 85 में है। अगर आपने आर्टिकल 85 पढ़ा हो तो आर्टिकल 85 में हमारे सेशंस है, यानी कि हमारे संसद के सत्र के बारे में बता रखा है। हमारे 3 तरीके के सत्र होते हैं। एक हो गया हमारा मॉनसून सत्र, एक आप सबको पता ही है बजट सत्र, बजट सेशन जिसे बोलते हैं, और एक हमारा हो गया विंटर सेशन। और ये मेरे NTPC प्री में पूछा गया था, इनमें से कौन सा संसद का सत्र नहीं है, और ऑप्शन में समर सेशन था। तो समर सेशन जो है वो नहीं होता है। ये 3 सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। अब इन सेशन को जो बुलाना होता है उसको समनिंग कहते हैं। बुलाने का काम कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। और एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 6 मंथ का, ठीक है। जब सेशन हमारा क्या हो जाता है, सेशन हमारा किसी भी वजह से क्या होता है, भंग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसॉल्विंग, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेसिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को जो एड्रेस करता है, यानी कि अभी अगर जैसे आपने देखा हो, अभी हमारा, या फिर सिंपल भाषा में, जैसे 5 साल हमारे क्या हो गए, गवर्नमेंट के पूरे हो गए, और 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट बनी है, तो नई गवर्नमेंट के बाद जो पहला सेशन होगा दैट इज स्पेशल सेशन, और वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है। संसद के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्टिकल 87 में है। इसके अलावा कभी भी, जैसे कि हमारा कोई भी फर्स्ट सेशन जो चलता है वो स्पेशल सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति ही सम्मान करते हैं। तो एड्रेसिंग पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 87 में मेंशन है, और ये राष्ट्रपति की क्या है, विधायिका शक्ति है, विधायी शक्ति है। नेक्स्ट हमारी लेजिस्लेटिव पावर में और क्या है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेटिंग करते हैं, नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। आपको पता होगा राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं, जो हमारे 4 एरिया से आते हैं। एक हो गया हमारा सोशल सर्विस, जिसको समाज सेवी भी कहते हैं, एक हो गया हमारा साइंस, एक हो गया हमारा आर्ट, और एक हो गया हमारा लिटरेचर। ये 4 जगह से हमारे क्या आते हैं, स्पेशल मेंबर्स आते हैं। हाल ही में सुधा मूर्ति जो है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों में से एक मेंबर है एज अ सोशल सर्विस। और 2 एग्लो इंडियन जो है, जो आर्टिकल 331 के अंदर मेंशन है, लोकसभा में जो 2 एग्लो इंडियन है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। एग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो एग्लो इंडियन होते हैं जिनकी जो फीमेल है, सॉरी, जिनके जो मदर है वो क्या होती है, इंडियन होती है, और जिनके जो फादर है वो फॉरेनर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एग्लो इंडियन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। लेकिन हमारी जो सीटें हैं वो 2026 तक परिसीमन आयोग के तहत, या फिर आप कह सकते हैं 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया था कि 2026 तक जो सीट्स है वो एज इट इज रहेगी। इसीलिए अभी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 552 ही आएगा। आप चाहे तो लोकसभा की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 ही मिलेगी आपको, ठीक है।
नेक्स्ट है प्योर सेंक्शन फॉर मनी बिल। धन विधेयक जो है वो भी लेजिस्लेटिव की पावर है, और धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पास किया जाता है। इसीलिए धन विधेयक भी जो है लेजिस्लेटिव पावर में आता है। आर्टिकल 110 और आर्टिकल 111 दोनों किससे रिलेटेड है? मनी बिल से ही रिलेटेड है। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर। तो राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट का संसद में प्रस्तुत किया जाना आर्टिकल 112 में मेंशन है। ये क्या है? राष्ट्रपति की हमारी फाइनेंशियल पावर है। ठीक है। फिर इसके बाद कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर आपको पता हो, हमारे दो फंड होते हैं। एक हो क्या हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्सोलिडेटेड जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड जो है वो हमारा आर्टिकल 266 में मेंशन है, जिसमें गवर्नमेंट का सारा पैसा रखा जाता है। हमारा सैलरी हो गया, जो भी बजट, लोन वगैरह जो भी है, वो सब पैसा कंसोलिडेटेड फंड जिसे संचित निधि में रखा जाता है। ये कौन डिसाइड करता है? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। लेकिन जो कंटीजेंसी फंड है, जिसे आकस्मिक निधि भी कहते हैं, आर्टिकल 267 में मेंशन है, जो आपातकाल के लिए रखी जाती है। यानी कि अगर कभी देश में कोई संकट आ गया तो उसके लिए जो फंड रखा जाता है उसको कंटीजेंसी फंड कहते हैं, और उसका जो नियंत्रण है वो किसके अंदर होता है? राष्ट्रपति के अंडर में होता है। नेक्स्ट हमारी राष्ट्रपति की क्या है? जुडिशियल पावर्स है। तो जुडिशियल पावर में पहला है पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्यूट सेंटेंस। यानी आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकती है? अगर किसी व्यक्ति को फांसी तक की सजा भी है तो उसको भी क्लीन चिट दे सकती है, एक इनोसेंट व्यक्ति बना सकती है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है। दूसरा क्या है? अगर किसी व्यक्ति को फाइन और सजा दोनों है तो दोनों में से किसी एक को माफ कर सकते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजन मिला है तो उसकी सजा को कम करके उसका जो सेंटेंस है, यानी जो दंड परिवर्तन है, उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की पावर है हमारी आर्टिकल 72 में। ऐसे ही आर्टिकल 161 में गवर्नर की पार्डनिंग पावर मेंशन है। गवर्नर की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161 में मेंशन है। डिफरेंस क्या है? बस गवर्नर फांसी तक की सजा को नहीं रोक सकता, बाकी सभी सजा को कम कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, लेकिन फांसी को नहीं रोक सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद पावर टू सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। इसमें क्या है? जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देना चाहता है तो कोई कंपल्सन नहीं है कि उनको वो एडवाइस देनी ही है। सेम ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो सलाह नहीं मान सकते। अगर उन्हें लग रहा है कि मुझे ये सलाह माननी चाहिए तभी वो मानेंगे, अदरवाइज वो सलाह को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर है। नेक्स्ट है हमारी मिलिट्री पावर। सैन्य शक्तियां कौन सी है? तो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 क्लोज 2 में मेंशन है। राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर है। दूसरा, राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है? युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति समझौता करा सकता है। आर्टिकल 53 में ही मेंशन है मंत्री परिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। पहली क्या है? नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में है। युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, वो हमारा नेशनल इमरजेंसी है। प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी जो है आर्टिकल 356 में मेंशन है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। थर्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में अगर पैसा खत्म हो जाए तो वित्तीय आपातकाल घोषित होगा, और ये तीनों इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारी क्या थी, एक ओवरऑल ये हमारे थे राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां से आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहां पर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही इसके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आपको कल की वीडियो में मिलेंगे पार्लियामेंट के साथ, ठीक है। अब दो दो टॉपिक के इकट्ठे ही आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हम लेकर आए प्रीवियस ईयर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी लेकर आना स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।